वेलकम बैक टू एटॉमिक एकेडमी। आप सभी का एटॉमिक एकेडमी में स्वागत है। आज की सीरीज़ में हम सीखेंगे कार्बन आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम किस प्रकार से जनरेशन कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है और उससे संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने कार्बोकेटायन का सीरीज़ पढ़े थे। यदि आपने पिछली कक्षा नहीं देखा है तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से लेक्चर 2 कार्बोकेटायन जरूर देखिए। आइए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कार्बन आयन। तो हेडिंग डाल लीजिए। आज का जो टॉपिक है हमारा कार्बन आयन। जैसे हम लोग कार्बोकेटायन पढ़े थे, ठीक वैसे ही कार्बन आयन होता है। सिंपल सा, कार्बोकेटायन में कार्बन के ऊपर धनात्मक चार्ज था, तो कार्बन आयन में क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक अनायन बनेगा। तो लिखेंगे हम, डेफिनेशन कैसा होगा, कार्बन having नेगेटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन आयन। कुछ इस प्रकार से आसान है। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सिंपल कार्बन यदि हम देखें, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s² 2s² एंड 2p2। कार्बोकेटायन का देख लेते हैं एक बार। कार्बोकेटायन में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता था 5, तो 1s² 2s² एंड 2p1। अब कार्बन आयन का देखिए, अनायन में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा, इस प्रकार इसका एटॉमिक नंबर 7 बन जाएगा। तो 1s² 2s² एंड 2p3, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया। अनायन मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, धन आयन मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी। ओके, आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। हम कार्बन आयन की संरचना देखेंगे। ये आपका कार्बन का स्पीशीज हो गया। क्या होगा देखो, ये कुछ आपका लोन पेयर टाइप से हो जाएगा। एक सेकंड। जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो आपका ये पिरामिडल शेप का बन जाएगा, कुछ इस प्रकार। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये आपका तीसरा हाइड्रोजन। ये आपका कार्बन आयन का संरचना होगा। नाइट्रोजन के जैसा बिहेव करेगा। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं क्या क्या इसमें होगा। तो पहला पॉइंट डाल के लिखिए कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हमने ट्रिक्स का खजाना में सीखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा
3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। इस प्रकार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4 के लिए हम यूज़ करते हैं sp3। यदि आपने ट्रिक्स का खजाना नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप लोग कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वहाँ पे इजी तरीका में बताया गया है। आइए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पर ध्यान देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, जब sp3 होता है तो इसका जो जियोमेट्री होता है वो कैसा हो जाता है, चतुष्फलकी या फिर टेट्राहेड्रल। ओके, शेप कैसा होगा, एक लोन पेयर है तो शेप में केवल बंड पेयर ही कंसीडर करते हैं ना, तो इसका जो शेप होगा वो होगा पिरामिडल टाइप से। कैसा होगा, तो पिरामिडल शेप होगा। और यदि हम चौथा देखें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, कार्बन 6 था तो कार्बन से 7 हो गया। अब यदि हम इसके बॉन्डिंग को देखें तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इसको 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन 2 6 और ये आपका 2। इस प्रकार ये कितना इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अतः हम कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीटेड। ओके, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। आइए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जैसे हमने कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखा था, ठीक उसी प्रकार से हम कार्बन आयन का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो देखो कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है जिस पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आल्सो इंक्रीज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आल्सो इंक्रीज। ओके, यदि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी बढ़ते जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको मैंने नाम दिया ए, बी और सी। अब बताओ तीनों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा। अब मैं तीनों में एक एक अनायन बना देता हूँ। ये अनायन, यहाँ पे अनायन और ये आपका अनायन। ये आपका 3 कार्बन आयन हो गया। अब इन तीनों कार्बन आयन में सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका होगा, तो जिसका ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता उतना उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब हम इसमें विद्युत ऋणात्मकता कैसे निकालते हैं, तो परसेंट एस करेक्टर, जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसमें आपका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है। तो परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज, ये एस करेक्टर है, EN आल्सो इंक्रीज। अब परफेक्ट एस करेक्टर कैसे निकालते हैं, तो संकरण देखो, यहाँ पे Fp है, यहाँ पे Fp2 है और यहाँ पे Fp का 3 है। ओके, अब यदि हम एस करेक्टर निकालें
तो यहाँ पे क्या होगा, 50% आपका F होगा और बाकी का 50% आपका P होगा। ओके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33% आपका F होगा और 66% आपका P होगा। पॉइंट को लिख लेना ना, ऐसे इसको मैं 4 लिख लेता हूँ, इसको 6 लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 25% F, 75% P। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता A का होगा, फिर B का होगा और फिर C का होगा। परसेंटेज करेक्टर बढ़ते जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ते जाएगा, और जब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी बढ़ता जाएगा। आइए कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर लिखिए रिजोनेंस। दूसरा फैक्टर है रिजो देखो, जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा। जैसे देखो, प्लस आर इंक्रीज क्या होता है आपका, कार्बन आयन स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। जितना ज़्यादा रिजोनेंस होगा उतना ज़्यादा आपका स्टेबिलिटी होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं लेता हूँ CH2 का नेगेटिव, फिर मैं लेता हूँ PH CH2 का नेगेटिव, उसके बाद मैं लेता हूँ PH, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेगेटिव और यहाँ पे मैं एक और PH लगा देता हूँ। इनको मैं नाम देता हूँ A, B और C। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रिजोनेंस किस में है। जितना ज़्यादा रिजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। देखो, पीएच का मतलब होता है फेनिल विंग ना, पीएच का मतलब होता है फेनिल विंग। फेनिल विंग मतलब बेंजीन का विंग होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है। सबसे ज़्यादा रिजोनेंस तो सी पे होगा और सबसे कम किस में होगा, तो इसमें होगा। इसमें केवल 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस प्रकार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा सी में, उसके बाद बी में और उसके बाद ए में। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर होगा। आइए थर्ड फैक्टर देखते हैं, जो कि है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे महत्वपूर्ण है। थर्ड फैक्टर है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। ओके, ये भी विद्युत ऋणात्मकता से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, देखो यदि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और जो प्लस आई होता है वो होता है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन।
-I स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ाता है, +I स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को घटाता है। तो ये दोनों बात आपको याद होना चाहिए। आइए इनका भी एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, मान लो कि कोई हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक CH2 और उस पे लगा देता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे ऐसे ये रिंग है। अब उसके बगल में मैं कोई आपका NF3 लगा दिया। NF3 कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? तो -I। तो -I दिखा रहा है ना, इसको मैंने नाम दिया A। मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम है, यहाँ पे भी मैं लेता हूँ CH2 नेगेटिव और इस बार मैं लगाऊंगा कोई दूसरा, इस बार लगा देता हूँ NH3। ओके, इसको मैंने नाम दिया B। ओके, एक तीसरा कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ मैं, यहाँ पे CH2 का नेगेटिव और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NR का 3। ओके, 3 लिखा हुआ मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको मैंने नाम दिया C। अब आपको बताना है तीनों का स्टेबिलिटी क्या होगा। आप अपने से एक बार पेन में चेक कीजिए, पेन कॉपी में क्या आना चाहिए ऑर्डर, ABC होगा कि CBA होगा कि BCA होगा। आइए देखते हैं इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो -I इफेक्ट दिखाता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को बढ़ा देता है। तो देखो, आपका ये भी -I दिखाएगा, लेकिन ये आपका स्ट्रॉन्ग -I दिखाएगा। ओके, ये आपका भी -I दिखाएगा, लेकिन आपका ये वीक दिखाएगा। ये भी आपका -I दिखाएगा और कैसा दिखाएगा? तो स्ट्रॉन्ग -I दिखाएगा। तो आपका जो ऑर्डर होगा वो होगा A, उसके बाद आपका C और उसके बाद आपका B। ये होगा किसका ऑर्डर है? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। आइए और कुछ फैक्टर्स पे बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट फैक्टर है जिस पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिपेंड करता है, वो है आपका बॉन्ड एंगल। ओके, तो जब बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा तो आपका परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू %S कैरेक्टर। अभी हमने पढ़ा था %S कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। सही है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जब बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और जब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी बढ़ेगा। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये कोई आपका थर्ड मेंबर विंग है। ओके, और इस पे मैं आपका कहीं पे एक अनायन लगा देता हूँ। इसको मैंने नाम दिया A
और मैं आपका 4 मेंबर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अनायन लगा दिया। एक और मैं ले लेता हूँ 5 मेंबर का, और यहाँ पे मैंने एक अनायन लगा दिया। इसको मैंने नाम दिया B, इसको मैंने नाम दिया C। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, 180 माइनस 360 बटे में नंबर ऑफ रिंग। तो इसके लिए निकालेंगे तो 3, तो आपका क्या आ जाएगा, 360 मतलब 120, और 120 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा 60। तो पहले के लिए बॉन्ड एंगल निकल के आया 60 डिग्री, दूसरे के लिए आपका आ जाएगा 90 डिग्री, और इसके लिए आपका आ जाएगा 75, 72। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल है, तो वो होगा, एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ ठीक। तो जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इसका आएगा 120, इसका जो आएगा वो होगा, इसका होगा 120, इसका होता है 90, और इसका होता है 72। ओके, हमारा फार्मूला था 180 माइनस 360। हम इसके आधार पे निकालते हैं 360 बटे का n। यहाँ पे आप नंबर ऑफ रिंग को डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको बॉन्ड एंगल मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, A का। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है A का, फिर आपका B का, और फिर C का। तो जब बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन किसका ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ A का ज़्यादा होगा, फिर B का, और फिर C का। तो इस प्रकार हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कार्बन अनायन। तो किस प्रकार से हम जनरेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट का हेडिंग डालिए, जनरेशन ऑफ कार्बन अनायन। जनरेशन ऑफ कार्बन अनायन। तो देखो, हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, मान लो हमारा कोई आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कुछ इस प्रकार से कोई हम चलो एक कार्बन ही ले लेते हैं CH3, और यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब हाइड्रोजन हो सकते हैं, कार्बोनिल हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cl, और यहाँ पे CH2, और एक आपका और हाइड्रोजन। यदि मैं यहाँ पे बेस डालूँगा तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बाहर निकालेगा, उससे बनेगा क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे आपका CH2, और ये आपका नेगेटिव चार्ज। ये आपका एक स्टेबल होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट बन सकता है। ये जो बना है उसको हम बोलेंगे कार्बन अनायन। आइए देखते हैं कि हम और कौन कौन सी स्पीसीज हैं जिसकी सहायता से कार्बन आयन की जनरेशन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपका कोई कीटोन है, ये CH3, ये आपका CH3, ये आपका क्या है, कीटोन है। इस कीटोन में हम क्या डालेंगे, एक बेस डालेंगे। बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन्स को लेना। तो ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, CH3,
डबल बॉन्ड O, ये आपका CH2 और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। ये आपका एक कार्बन आयन है जो कि रिजोनेंस दिखा सकता है। कैसे रिजोनेंस दिखाएगा? ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे भी हो सकता है। O पे नेगेटिव चार्ज, ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आइए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लो कुछ आपका कुछ इस प्रकार से है CH2 और ये आपका Cn। तो Cn आपका कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसके जो भी ये अल्फा पोजीशन होगा, यहाँ से आपका प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा। मान लो हमने फिर कोई बेस डाला, बेस हमने ले लिया NaOH। ये बेस क्या करेगा? ये प्रोटॉन्स को बाहर निकालेगा, बनेगा क्या? RCH नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका Cn। ये भी रिजोनेंस दिखा सकता है। ये ऐसे होगा और यहाँ का जो ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, इस प्रकार से उसमें का ये यहाँ चला जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड N और N पे आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आपका संभव हो सकता है। ओके, इसका नाम हो जाता है किटिन। यदि आप नहीं जानते तो जान लिए रहो कि ये किटिन है। इसमें भी कई सारे नेम रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं इसी में कार्बन आयन में एक होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बन आयन में होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वो किस प्रकार से होता है आइए चेक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉ हेडिंग डालिए डीकार्बोक्सिलेशन। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है। डीकार्बोक्सिलेशन सिंपल सा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकालना। ओके, ये डीकार्बोक्सिलेशन या तो एसिडिक कंडीशन में हो सकता है या फिर बेसिक कंडीशन में हो सकता है। या तो एसिडिक कंडीशन में हो सकता है डीकार्बोक्सिलेशन, या तो बेसिक कंडीशन में हो सकता है, या फिर सिंपल सा हीट या न्यूट्रल केस डाल दो इसको। ये न्यूट्रल एसिडिक कंडीशन होगा तो फिर भी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। बेसिक कंडीशन होगा तो फिर भी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है, और न्यूट्रल हो तो फिर भी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। बट याद रखने वाला बात यह है कि डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो आपका अनायन होगा वो एक स्टेबल अनायन बनना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ हम इस प्रकार का एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ OH। अब देखो यहाँ मैंने लिया एक बेस, मान लो NaOH। ये बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को बाहर निकालना। प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, बनेगा क्या आपका? डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज। कुछ इस प्रकार की स्पीशीज बनेगा। अब यहाँ से हमको डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है। क्यों करवाएंगे? ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऊपर नीचे होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और आपका -CO2 गैस बाहर जाएगा। अब बनेगा क्या आपका? हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। फिर ये रिजोनेंस दिखाएगा, इसलिए ये आपका क्या होगा? स्टेबल होगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल होगा। ये डीकार्बोक्सिलेशन दिखा सकता है। ओके, आइए कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन बता सकता है या नहीं, देखेंगे हम। देखो दूसरा एग्जाम्पल है CH3 डबल बॉन्ड O OH। इसमें हमने डाला कोई भी बेस NaOH।
प्रोटॉन को लेगा, बनेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ से हमने करा दिया डिकार्बोक्सिलेशन CO2 और ये आपका CH3 बना नेगेटिव। तो देखो ये अनस्टेबल है, ना ही इसके पास कोई -5 इफेक्ट ग्रुप है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही ये रिजोनेंस दिखा रहा है, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल है तो ये प्रोसीजर नहीं हो सकता। हमको तो स्टेबल कार्बन आयन बनाना है, ये जब तक स्टेबल कार्बन आयन नहीं बनेगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होगा। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। मान लेते हैं कुछ ये हमारा एक विंग है, ये आपका कोई बेंजीन विंग है, इसके ऊपर हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड O, नहीं या ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। अब यहाँ पे हमने डाला बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा और बनेगा क्या, O पे नेगेटिव चार्ज। हीट करेंगे तो CO2 गैस बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, ये वाले कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज। मतलब ये रिजोनेंस में है, देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, ये यहाँ पे है रिजोनेंस, तो रिजोनेंस के कारण से ये कैसा है, स्टेबल। तो ये आपका डिकार्बोक्सिलेशन बता सकता है, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कब आपका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, हम इसी को कल आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से सीखेंगे। कल हम फ्री रेडिकल पे बात करेंगे, तो 0 to हीरो सीरीज में कल हम लेक्चर 4 में सीखेंगे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया, तो हम सीखेंगे फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को एक छोटा सा प्यारा सा थैंक यू, बी हैप्पी, ठीक है।